हाँ, तो आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ राइट शेयर देखेंगे। बेसिक अर्निंग पर शेयर कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक अर्निंग पर शेयर, जिसको हम शॉर्ट में BEPS कहते हैं, उसको कैलकुलेट करने वक्त राइट शेयर का क्या ट्रीटमेंट होगा आज हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले राइट शेयर का ट्रीटमेंट जानने से पहले हमको ये तो जानना होगा राइट शेयर होता क्या है। राइट शेयर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ये कंपनी XYZ कंपनी है, ठीक है, ये क्या करती है, अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना, उनको मार्केट में शेयर इशू करने से पहले, ये मार्केट हो गया, यहाँ पे भी कुछ इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ पे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इनके शेयर होल्डर्स हैं इस XYZ के, तो इनको शेयर इशू करने से पहले XYZ पहले इनको शेयर देने से पहले इन लोग के पास जाती है, उनको बोलती है कि देखिए भैया, हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, आपको अगर चाहिए तो इस इतने टाइम पीरियड होता है, उस पीरियड में आप हमें आकर अप्लाई कर दीजिए, तो वो शेयर जो है हम मार्केट में इशू करने से पहले आपको इशू कर देंगे। ठीक, तो जनरली होता क्या है, ये जो राइट शेयर, जो मार्केट प्राइस, शेयर का मार्केट प्राइस जैसे मान के चलिए यहाँ मार्केट प्राइस 60 है शेयर का, तो इनको जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जो शेयर्स इशू किया जाएगा वो 60 से कम होगा, 54 समझ लीजिए, 55 समझ लीजिए, 60 से ज़रूर कम हो गई। ये कैसे कम होता है, इसका कारण है, क्योंकि अगर मान लीजिए कंपनी अगर डायरेक्ट मार्केट में गई शेयर, तो यहाँ पे कुछ ब्रोकर्स भी तो होंगे, अंडरराइटर्स भी तो होंगे जो कंपनी का शेयर को सेल कराने में मदद करेंगे, तो वो अपना कुछ चार्जेस लेंगे, समझ रहे हैं, तो कंपनी इनसे तो चार्ज कर रही है 60, बट इनको भी कुछ दे रही है, मान लो 2 रुपये इनको दे रही है, ठीक है, ऐसे करते करते कंपनी के इन हैंड में जो जाएगा पैसा, वो इसके बराबर में बोला जाए आ जाता है, समझ रहे हैं, इसके लगभग में ही आ जाता है, 54 55 ऐसे ही आ जाता है, बीच में बहुत सारे चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपनी, देखो ये प्रोसीजर भी बहुत बड़ा है, यहाँ पे डायरेक्ट जाए, यहाँ से यहाँ पे मार्केट में अगर जाना चाहेगी कंपनी सेल करने के लिए अपना शेयर को, तो पहले अंडरराइटर को अपॉइंट कराओ, ब्रोकर्स को अपॉइंट कराओ, ये जो इनका शेयर्स को सेल कराएंगे, तो इतना बड़ा प्रोसीजर में फंसना नहीं चाहती कंपनी, डायरेक्ट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक लेटर भेजती है, बोलती है कि कंपनी शेयर इशू करने जा रही है, अगर आपको चाहिए तो इतने टाइम पीरियड के अंदर में अप्लाई कर दीजिए। ठीक, तो ये प्रोसीजर होता है। तो जब मैं बोला, जब जो शेयर फेयर वैल्यू, जिसका फेयर वैल्यू मीन्स मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस 60 है, वही शेयर इनको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कंपनी 54 में दे रही है, तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नहीं लगता कि कुछ शेयर्स कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में दे रही है। फ्री मीन्स क्या हम लोग बोल सकते हैं, बोनस इशू कर रही है, ठीक है। तो बस हम लोग इसमें BEPS, बेसिक अर्निंग पर शेयर का कैलकुलेशन में यही ट्रीटमेंट देखेंगे। जब भी राइट शेयर इशू होता है ना, तो बोलने को सिर्फ राइट शेयर इशू कंपनी कर रही है, इसके पीछे 2 शेयर इशू हो जाता है, एक नॉर्मल शेयर्स और साथ में बोनस शेयर्स। तो बस अब हम लोग ट्रीटमेंट उसी का चेक करेंगे, चलिए। हाँ, तो अभी मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल लेके आया, दिया हुआ प्रॉफिट 31 दिसंबर 2001 तक 6,30,000 था, ईयर एंडिंग 2002 का 8,75,000 था, नंबर ऑफ शेयर्स 18 लाख थे, और हुआ क्या, 31 मार्च 2002 कंपनी ने राइट इशू निकाला 1:4 के रेशियो में, जिसका एक्सरसाइज प्राइस 30 था और मार्केट प्राइस बिफोर राइट इशू 60 था। हमको कैलकुलेट करने बोल रहा EPS। तो अभी मैंने जब पीछे आप लोगों को बताया कि राइट इशू के टाइम में कंपनी नॉर्मली 2 काम होता है, एक नॉर्मल इशू होता है, एक बोनस इशू होता है जो एक्स्ट्रा चला जाता है। तो हम लोग EPS में ये चीज़ जानते हैं, बेसिक अर्निंग पर शेयर निकालने वक्त, कि जब भी बोनस इशू होता है तो लास्ट ईयर का मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीस्टेट होता है, ठीक है। जो EPS मेरा जो शो कर रहा है लास्ट ईयर का, उसको रीस्टेट करेंगे, ठीक है। और नॉर्मल के केस में कुछ नहीं, लास्ट ईयर में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो अब मैं वही करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि आज देखिए, यहाँ पे कंपनी के 18 लाख शेयर्स थे और कंपनी ने यहाँ 1:4 के रेशियो पे राइट इशू निकाला, तो कितना शेयर हो जाएगा,
4.5 लाख, 4.5 लाख शेयर राइट इशू पे निकाला, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे बस बता रहा है यहाँ इतने यहाँ तक का प्रॉफिट है 8,75,000, ठीक। तो होता क्या है देखिए, जब यहाँ पे कंपनी राइट शेयर निकालेगी ना, तो यहाँ जो फेयर वैल्यू जो है, जो अभी 60 चल रहा है, वो गिर जाएगा। कैसे गिरेगा मैं प्रूफ करता हूँ। क्योंकि फॉर्मूला देखो, नॉर्मली हम लोग जो फेयर वैल्यू निकालते हैं, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल मार्केट कैप, टोटल मार्केट कैपिटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो राइट इशू करने से क्या हुआ, मेरा जो शेयर का वैल्यू 60 था, ठीक है, मैं उसको राइट इशू कर रहा हूँ 30 में। समझने की बात है, ध्यान से समझेंगे हम लोग क्या हो रहा है। शेयर का जो वैल्यू है 60 का, मैं उसको इशू कर रहा हूँ 30 में। तो मैं यहाँ पे 30 रुपये तो कम ला ही रहा हूँ, कम ला रहा हूँ ना। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरा मार्केट कैप में कोई चेंजेस आएगा। मार्केट कैप में मेरा जितना से चेंजेस आना चाहिए था, मेरा मार्केट कैप में 60 से चेंजेस आना चाहिए था, लेकिन मैं तो 30 तक ही लाया, समझ रहे हो। लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स जितना देना चाहिए था मैंने दे दिया। तो कहीं ना कहीं मेरा डेनोमिनेटर देखो हुआ क्या, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर अगर मेरा दोनों एक ही रेट से बढ़े, तो मेरा जो पहले का स्टेटस था वो आज भी वही स्टेटस रहेगा। लेकिन इस केस में क्या हुआ, मेरा न्यूमरेटर एज कम्पेयर टू डेनोमिनेटर कम रेट से बढ़ा, ठीक है, क्योंकि मैंने 60 रुपया लाया ही नहीं मार्केट से, 30 रुपीज़ ही लेके आ गया मैंने। और नंबर ऑफ शेयर्स में तो मैंने कुछ कम नहीं किया, जितने होना चाहिए था 18 लाख शेयर था, उसका 1/4 मैंने उतना ही 4.5 लाख मैं वो पूरा का पूरा इफेक्ट दिया। लेकिन इसका जो 60 का था 60 का 60 लाना चाहिए था, मैंने उसमें 30 लाया। तो मेरा फेयर वैल्यू जो है राइट इशू करने से कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही। तो मेरा कैलकुलेशन मैं वही करूँगा कि थ्योरेटिकल मेरे हिसाब से राइट इशू हो जाने के बाद वो शेयर का कितना वैल्यू हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस। इसका फार्मूला कुछ नहीं है, आप बुक खोलोगे ना आपको फार्मूला दिखेगा, लेकिन हम फार्मूला रटेंगे क्यों, मैं ये जो बताया ना इसी से मैं बनाऊंगा, ठीक है। चलिए, टोटल मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ठीक। तो अभी देखिए कैसे होगा। मेरा पहले कितना था, 18 लाख शेयर्स था, उसका वैल्यू कितना था 60 रुपया। अभी मैंने राइट इशू किया 4.5 लाख, उससे मैंने कितना रुपया लिया है 30, देखिए 60 नहीं लाया हूँ 30 लाया हूँ, डिवाइडेड बाई 18 लाख शेयर था पहले भी, अभी कितना हो गया है 4.5 लाख शेयर्स हो गया है। तो कितना हुआ इन टोटल 18 लाख इंटू 60 M प्लस, ठीक, 4.5 लाख इंटू 30 M प्लस, टोटल में MRC डिवाइडेड बाई 18 और 4 लाख 50, 22,50,000 डिवाइडेड बाई 22,50,000, कितना हुआ 54। समझ आया। तो मैंने ये कैलकुलेशन किया, मैं बोला कि अगर यहाँ पे राइट इशू होने के बाद जो मेरा प्राइस जो यहाँ पे 60 तक चल रहा था वो मेरा 54 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग समझते हैं, चलिए अब समझते हैं। तो 18 लाख, सॉरी, हाँ तो आप समझिएगा 18 लाख शेयर्स था हमारा, उसका वैल्यू, तो जब 18 लाख शेयर का 60 के हिसाब से कितना वैल्यू होगा, 18 लाख शेयर्स का 60 के हिसाब से कितना टोटल वैल्यू होगा। और जब ये यही वैल्यू जो आएगा टोटल, उसको 54 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमको नंबर ऑफ शेयर्स पता चल जाएगा ना कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स मेरा ये बनेगा। तो देखिए 18 लाख इंटू 60 डिवाइड बाई 54, तो यही शेयर मेरा 20 लाख का हो जाएगा। तो समझते हैं हम लोग, 18 लाख का शेयर्स मेरा 20 लाख का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा शेयर 18 लाख का है वो 20 लाख का जब अगर हो जा रहा है राइट इशू हो जाने की वजह से, तो मतलब क्या हुआ 2 लाख का शेयर्स बढ़ रहा है मेरा। और ये 2 लाख कुछ नहीं, मेरा बोनस ही तो है, फ्री पॉकेट में बढ़ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज़। तो अभी मेरा 4.5 लाख शेयर्स मैंने राइट इशू किया, उसमें मुझे बोनस का पोर्शन पता चल गया 2 लाख, और बचा हुआ शेयर तो क्या होगा मेरा 2.5 लाख।
वो नॉर्मल शेयर्स के जैसा ट्रीट किया जाएगा। क्लियर हुआ? ये जो अभी हम लोग कैलकुलेशन किए ना, इसको हम अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 4.5 लाख शेयर हमारा राइट इशू था, ठीक है। यही 4.5 लाख शेयर्स को के पीछे हमें कितना रुपया मिला, 30 रुपया करके मिला, ठीक है। तो कितना होता है, 135 लाख रुपया होता है, ठीक है। देखिए 135 लाख, तो 135 लाख रुपया हमें मिला, जिसका इन फ्यूचर वैल्यू 54 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कितने शेयर्स के बदले में हमको ये 135 लाख रुपया मिला, नॉर्मल अगर हम देखें तो डिवाइड बाई 54, 2.5, 2.5 लाख शेयर्स के बदले में ही ना मुझे मिला, ऐसे कर सकते हैं इसको। देखिए देखिए 4.5 लाख शेयर्स 30 रुपया का आया, तो कितना शेयर हम नॉर्मल एक्चुअल में इशू करेंगे जिसका वैल्यू 54 हो जाएगा, वही चीज़ मैं निकाला यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब हम, जब हमारा सब कैलकुलेशन हो ही गया है, तो हम लोग BEPS बेसिक अर्निंग पर शेयर निकाल ही देते हैं। 2001 और 2002 प्रॉफिट गिवन था, प्रॉफिट है हमारा 2001 का और 2002 का 6,30,000 और 8,75,000, ठीक है। तो EPS का फॉर्मूला क्या होता है, EPS इज इक्वल्स टू प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ये प्रॉफिट भी नहीं, इसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, और इसको ये नंबर ऑफ शेयर्स को बोलते हैं वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। हम लोग इन शॉर्ट में देख रहे हैं, प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करते हैं तो अर्निंग पर शेयर ही निकलता है, ठीक है। तो प्रॉफिट मेरा इतना गिवन है। अभी हम लोग देखेंगे हमारा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा। तो पिछले साल का 18 लाख था, ठीक है। तो EPS क्या हो जाएगा, वो तो आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए 6,30,000 डिवाइड बाई 18 लाख, 0.35 पर शेयर। बट 2002 के लिए हमें वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना होगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो जो 18 लाख लास्ट ईयर आ रहा था बैलेंस, वो कितने महीने के लिए यूज़ हुआ, 12 मंथ के लिए यूज़ हुआ, तो ये 18 लाख ही हो जाएगा। वही नेक्स्ट, और 4.5 लाख राइट शेयर इशू हुआ था, जिसमें 2 लाख बोनस था और 2.5 लाख रुपया मेरा नॉर्मल शेयर्स के जैसा ट्रीट हुआ था, ठीक है। तो 2 लाख जो बोनस शेयर्स हुआ ना मेरा, वो बोनस शेयर्स के केस में हम लोग टाइम फैक्टर कैलकुलेट नहीं करते, ठीक है। क्यों नहीं करते, मैं एकदम लास्ट में जाके आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। ये 2 लाख यहाँ पे भी आ गया, और बचा हुआ 2,50,000 जो 31 मार्च को इशू हुआ था, तो 9 मंथ्स के लिए यूज़ हुआ है, इंटू 9 डिवाइड बाई 12, 187,500, $21,87,500। यहाँ पे मेरा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 21,87,500। तो इस हिसाब से मेरा EPS कितना आ गया, 0.40, ठीक। लेकिन हम लोग एक रूल पढ़े थे, जब भी बोनस शेयर इशू होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ईयर मेरा, पिछला साल बोनस शेयर इशू नहीं हुआ था, लेकिन इस साल मेरा बोनस शेयर इशू हुआ है। तो इस केस में क्या करना होगा, मुझे प्रीवियस ईयर का जो EPS है ना, उसको रीस्टेट करना होगा। तो वही मैं अभी यहाँ पे भी करूँगा। कितना 2 लाख शेयर था ना मेरा बोनस का, तो अभी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा मेरा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स 20 लाख हो जाएगा। तो उसके बेसिस में रीस्टेटेड EPS क्या होगा, 0.315, ठीक है। बस यही हो गया हमारा, 0.315 और 0.40 मेरा EPS हुआ। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला था कि बोनस के पीछे टाइम फैक्टर क्यों नहीं लगता, हम वो डिस्कशन करेंगे अब, टाइम फैक्टर क्यों नहीं लगता। देखिए ये जो फॉर्मूला बना है ना,
मेरा ईपीएस को लेकर के, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ये फॉर्मूला का मेन कारण क्या है बताऊं? हम लोग यही इसी के कारण यहाँ पे ये नंबर ऑफ शेयर्स की जगह में वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकालते हैं बताऊं? ये सिंपल में एक ही कॉन्सेप्ट है। आप कब कंट्रीब्यूट किए हो, साल के बीच में किए हो, तो आपका पैसा, जैसे कि यहाँ पे मेरा 1 अप्रैल 2001 स्टार्ट हुआ, 31 मार्च 2002, तो यहाँ पे मैं शेयर इशू किया था, और वो शेयर इशू करने के बाद मुझे कुछ प्रोसीड्स आए थे आपकी तरफ से, तो इस पैसे को मैं यूज़ किया होगा ना बिजनेस में, और जब मैं इसी पैसे को यूज़ किया होगा उसी के बेसिस पे ना मैं ये प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ। तो ये प्रॉफिट समझने की कोशिश करिए, प्रॉफिट आ कहाँ से रहा है? आप ही के पैसे से आ रहा है। तो इसीलिए आपका पैसा जितना समय के लिए यूज़ हुआ उसी के बेसिस में मैं ना आपको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। इसीलिए हम लोग वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालते हैं। और बोनस के टाइम में क्या होता है, आपकी तरफ से मुझे कुछ पैसा नहीं आ रहा है, जस्ट मैं आपको शेयर इशू करके दे रहा हूँ, आपको शेयर दे रहा हूँ और इन रिटर्न आप मुझे कुछ दे ही नहीं रहे हो। तो पैसा कुछ आ रहा है क्या मेरे पास, और वो पैसा मेरा यूज़ हो रहा है क्या प्रॉफिट जनरेट करने में? नहीं ना। इसीलिए बोनस में हम लोग टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। टाइम फैक्टर मतलब हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि बोनस यहाँ पे, जैसे ये 1 अप्रैल 2001, 31 मार्च 2002, तो बोनस अगर मेरा ये साल के बीच में यहाँ पे इशू हो रहा है, यहाँ पे इशू हो रहा है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि बोनस यहीं पे इशू हो रहा है और ये पूरा साल के लिए है। इसीलिए हम इस केस में ये बोनस के केस पे टाइम फैक्टर कंसिडर नहीं करते हैं। समझ आया मेन मोटिव क्या है ईपीएस के पीछे? ईपीएस क्या अपना रोल प्ले कर रहा है? ईपीएस हमारा जस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को शो करता है कि कंपनी अगर मेरे से पैसा ले रही है तो उसको वो कैसे यूज़ कर रही है। क्योंकि कंपनी को अगर मैं पैसे दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि कंपनी उससे बिजनेस करेगी तो प्रॉफिट करेगी, और प्रॉफिट करेगी तो वही वो मुझे रिटर्न देगी। समझ आ रहा है? तो जब मैं उसको पैसा दिया ही नहीं बोनस के टाइम पे, समझ रहे हो, और वो पैसा अगर मैं उसको दिया ही नहीं, मतलब वो पैसा यूज़ ही नहीं हुआ उस प्रॉफिट को जनरेट करने में, तो मैं उसको डायरेक्टली टाइम फैक्टर उस पर कंसिडर नहीं करता हूँ, उसको मान के चलता हूँ पूरा साल में मैंने साल भर के लिए दिया था। समझ आ रहा है? बस यही है कॉन्सेप्ट।